Hello everyone. Let's start with the income tax revision. Are you ready for the revision? Let's start. तो अपने में सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद अपना चहेता टॉपिक कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का रिवीजन करने वाले हैं। अपने कैपिटल गेन के रिवीजन से स्टार्ट होगा इनकम टैक्स का रिवीजन 45 डेज का। सो आर यू रेडी फॉर द फास्ट ट्रैक रिवीजन ऑफ इनकम टैक्स इंटर? Okay, let's start. Okay, we will start with the capital gain. Capital gain का charging section है 45. Okay, 45 capital gain का charging section है. Capital gain कोई भी इनकम कैपिटल गेन के हेड में चार्जेबल होने के लिए 3 थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब क्या कौन कब मीन्स व्हेन कब ट्रांसफर होना चाहिए प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए ट्रांसफर होना चाहिए कौन मीन्स कैपिटल एसेट्स कैपिटल कोई भी इनकम को कैपिटल गेन हेड में इनकम टैक्स में चार्जेबल होने के लिए 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल एसेट्स प्रीवियस ईयर और ट्रांसफर। तो तो कैपिटल गेन के 3 पिलर है। 3 पिलर है ट्रांसफर प्रीवियस ईयर कैपिटल एसेट्स। तो फर्स्ट वी विल डिफाइन दिस 3 टर्म्स। तो कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? कैपिटल एसेट्स को सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में डिफाइन किया गया। एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by necessity whether or not connected with business or profession मीन उसके बिजनेस प्रोफेशन में नहीं भी कनेक्ट होगी तो भी चलेगा। कोई भी प्रॉपर्टी दे हैव इंक्लूडेड एवरी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इनटेंजिबल। फर्स्ट दे हैव स्टार्टेड विद एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। ठीक है, ये पहला इंक्लूजन है। सेकेंड, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं बड़े बड़े, अगर वो सिक्योरिटीज हेल्ड करते हैं अंडर सेबी गाइडलाइन तो वो भी आपका कैपिटल एसेट्स बनता है। May 26 में इसके ऊपर 1 मार्क्स का एमसीक्यू था कि तो आपको ये ध्यान रखना उस एमसीक्यू में क्या था कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू हेल्ड करता है, तो चाहे वो एज ए इन्वेस्टर करे, चाहे वो स्टॉक पे वो एज ए ट्रेडिंग कर रहा है, तो भी एफएफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या एफपीआई कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड करता है, कोई एज ए कैपिटल एज ए इन्वेस्टमेंट या वो उसका ट्रेडिंग कर रहा है, वो हमेशा कैपिटल एसेट्स होगा और उससे जो भी इनकम आएगा वो कैपिटल हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज यूलिप। यूलिप की वो यूनिट्स जिनका एग्जाम्पशन 1010 से अगर वो बाहर हो जाती है, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी की जो यूनिट्स है उनका एग्जाम्पशन मिलता है 1010 में। बट जो यूनिट जो 1010 के एग्जाम्पशन से बाहर हो जाती है वो कैपिटल एसेट्स बन जाएगी। तो दे हैव इंक्लूडेड 3 एसेट्स स्पेसिफिकली उन्होंने इंक्लूड किए हैं सब सेक्शन 2 में। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर हेल्ड बाय necessity whether or not connected with business profession, सिक्योरिटीज एफआई कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड करे वो कैपिटल एसेट्स है। और यूलिप के वो यूनिट्स जो 1010 से बाहर। फर्स्ट दे हैव इंक्लूडेड 3 एसेट्स और फिर उन्होंने क्या इंक्लूड एक्सक्लूड कर दिया है? उन्होंने एक्सक्लूड किया स्टॉक इन ट्रेड, जिसपे अपना बिजनेस करते हैं, रॉ मटेरियल्स है, फिनिश गुड्स है, वो सब एक्सक्लूडेड है। वो सब एक्सक्लूडेड है। वो सब एक्सक्लूडेड है। रॉ मटेरियल कंज्यूमर जो भी स्टॉक्स है वो एक्सक्लूडेड रहता है कैपिटल एसेट से। बट उन्होंने एक एक्सेप्शन है जो मैंने बताया, जो एफएफआई और एफपीआई कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड करती है वो कैपिटल एसेट है इवन इफ दे आर स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है। सेकेंड थिंग, पर्सनल इफेक्ट। दे हैव एक्सक्लूडेड पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सनल इफेक्ट जो अपने पर्सनली यूज करते हैं। वेयरिंग अपैरल को भी फर्नीचर जो पर्सनल यूज के लिए वो एक्सक्लूडेड है। इसका एक्सेप्शन है ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये कैपिटल एसेट्स है। तो एक बार मैं रिवाइज करती हूँ। कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड किया पहले प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, एफपीआई और एफआई का कोई कैपिटल एसेट्स, एंड थर्ड यूलिप का वो यूनिट्स जो एग्जेप्शन से बाहर हो जाती है। पहले 3 को डाला, फिर एक्सक्लूड किया स्टॉकिंग ट्रेड को, रॉ मटेरियल को, पर्सनल इफेक्ट्स को, और इन 2 का एक्सेप्शन है। एफआई की कोई भी सिक्योरिटीज है वो कैपिटल एसेट्स है। एंड देन जो ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कनेक्शन, ड्राइंग, पर्सनल इफेक्ट्स, सारे पर्सनल इफेक्ट एक्सक्लूडेड है। देखो 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव हो जाता है। पहला पर्सनल इफेक्ट्स को निकाला, बट पर्सनल इफेक्ट्स में से कैपिटल एसेट्स को निकाल दिया। कैपिटल एसेट्स में पर्सनल इफेक्ट्स को निकाल दिया, बट इट इंक्लूडेड
मीन्स ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारे एसेट्स हैं, ये जो भी सारे एसेट्स हैं ये कैपिटल एसेट्स है। इवन दे आर पर्सनल इफेक्ट्स। ऑब्वियसली ज्वेलरी अपने लोग पर्सनल यूज करते हैं, ड्राइंग पेंटिंग अपने ड्राइंग रूम में लगा रहे हैं, बेडरूम में लगा रहे हैं, ये सब, और कोई भी स्कल्पचर सजा रखे हैं, वो भी इवन दो आर पर्सनल इफेक्ट, बट सिंस इन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया तो ये कैपिटल एसेट्स है। फिर एक्सक्लूजन का 5 लिस्ट में पहला स्टॉक इन ट्रेड है, दूसरा पर्सनल इफेक्ट है, तीसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, उनको एक्सक्लूड किया है। फिर जो भी गोल्ड बॉन्ड्स है, नेशनल डिफेंस गोल्ड नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू किया है वो भी एक्सक्लूडेड है। बीएलएफ बॉन्ड्स है वो एक्सक्लूडेड है। गोल्ड बॉन्ड्स वो एक्सक्लूडेड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है। मैं सबको क्या ध्यान में रखना है, स्टॉक, पहला तो स्टॉक एक्सक्लूडेड है, कोई भी पर्सनल थिंग्स एक्सक्लूडेड है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड एक्सक्लूडेड है, बॉन्ड्स, और जो भी बॉन्ड्स है डिपॉजिट बॉन्ड्स गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में 2 बार इश्यू हुआ था, 2015 2019, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब एक्सक्लूडेड है। तो और इनका जो डिपॉजिट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट भी मिलता है वो भी एक्सक्लूडेड। ओके, बट इंक्लूड क्या कर लिया, एफआईआई का सिक्योरिटीज और ज्वेलरी, इवन दो दे आर पर्सनल इफेक्ट्स, वो एक्सक्लूडेड। ठीक है, ठीक है। 5 कैपिटल एसेट्स में से 5 थिंग्स एक्सक्लूडेड। ओके, तो उस 5 थिंग में रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को इन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो इन्होंने किसको डिफाइन किया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स नहीं है, बट रूरल एग्रीकल्चर के एंड क्या है उन्होंने डिफाइन नहीं किया। उन्होंने क्या डिफाइन किया कि अर्बन एग्रीकल्चर मीन्स अगर कोई ये क्राइटेरिया ये कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगा और वो कैपिटल एसेट्स बनेगा। तो इसका क्या डेफिनेशन है, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी है, समझो एक एग्जांपल देते हैं, ये एक म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, थाने में, थाने में कोई काम, झुमरी तलैया, झुमरी तलैया म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो यहाँ से ना इफ एक म्यूनिसिपैलिटी का 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक का भी आपका लैंड है और उसका पॉपुलेशन कितना 10,000 और मोर होना चाहिए। अगर कोई एक लैंड है, एक जुमरी तलैया का म्यूनिसिपैलिटी है और वहां से 2 किलोमीटर पे एक लैंड सिचुएटेड है और उसका पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, ठीक है, 10,000 और मोर है, तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बनेगा। ठीक है, फिर सेकेंड है 2, 6 और 8, कोई 6 है, 6 किलोमीटर तक है और उसका पॉपुलेशन 1 लाख और मोर है, तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बनेगा। और थर्ड जो 8 किलोमीटर के अंदर अंदर है और उसका 10 लाख से ज्यादा है पॉपुलेशन, तो वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। तो यहाँ क्या है, 3 लिमिट्स है, यहाँ 3 लिमिट्स है, 2, 6 और 8। एक म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, कोई भी म्यूनिसिपैलिटी कंटोनमेंट है जहाँ आपका जनगणना हुआ है, और जनगणना में अगर आपका पॉपुलेशन उस म्यूनिसिपैलिटी के एरिया से 2 है, 6 है और 8, 2 है, 6 है एंड 8 है, और 10,000 और मोर है, यहाँ 1 लाख है और यहाँ 10 लाख है। इफ अगर एक म्यूनिसिपैलिटी एरिया के आप इधर पे सिचुएटेड हो, इधर पे एंड देन इधर पे, और पॉपुलेशन आपका 2 के लिए 10,000 और मोर है, 6 के लिए 1 लाख और मोर है, 8 किलोमीटर के लिए 10 लाख और मोर है, अगर आप इन एरिया पे आते हो तो आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और आप अगर आप अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाते हो तो आप कैपिटल एसेट्स बनते हो, और इन कंडीशन को आप फुलफिल नहीं करते हो तब आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ओके, तो इसका अभी एग्जांपल, व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस रिवीजन, कुछ भी पता है इमीडिएट उसका सम करना, इमीडिएट उससे रिलेटेड सम करना, क्योंकि अपने एफएफआई का एकदम इजी मार्क्स आया था, एकदम इजी मार्क्स का था, 1 मार्क्स का। एफएफआई एक सिक्योरिटी हेल्ड कर रहा था, वो स्टॉक इन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, वो क्या होगा, तो वो कैपिटल एसेट्स होगा। ये सब क्या है, अगर आप ये ठीक से रिवीजन करोगे तो फ्री का मार्क्स आता है, आपको मिल जाता है, और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो 1 मार्क्स आपको स्कोर कर सकते हो। इससे रिलेटेड सम है, इससे एक एमसीक्यू है।
देखो यहाँ, ए पीस ऑफ लैंड इज सिचुएटेड, ए पीस ऑफ, इसका आंसर मेरे को चाहिए, कमेंट्स में डालिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट्स में। ए पीस ऑफ लैंड इज सिचुएटेड 5 किलो, ये म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, और 5 किलोमीटर फ्रॉम, सारा एमसीक्यू नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, मेरे को लग रहा है जहां आप लोग गलती करोगे वो ही अपने करेंगे। 5 किलोमीटर से सिचुएटेड एक लैंड है, ठीक है, इसको म्यूनिसिपैलिटी रखो। अगर इस तरह का कोई सम है तो म्यूनिसिपैलिटी का एक एरिया है, वहां से लैंड है 5 किलोमीटर, उसका पॉपुलेशन कितना है 90,000। तो आप बताइए रूरल एग्रीकल्चर लैंड है कि अर्बन एग्रीकल्चर, इसका 4 एमसीक्यू दिया हो। तो देखो ये क्या है, ये पहला कैटेगरी में, पहला कंडीशन में आ रहा है क्या, 2 किलोमीटर के में नहीं है, 2 किलोमीटर में नहीं है, 5 है, तो 2 किलोमीटर में अपना क्या कंडीशन है, 2 किलोमीटर में अपना 10 के, तो 10 के से तो ज्यादा है, बट ये कौन सा कंडीशन पे आ रहा है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है 5 किलोमीटर, सेकंड कंडीशन है अपना 6 किलोमीटर, और यहाँ 5 है, तो 6 किलोमीटर के लिए पॉपुलेशन कितना होना चाहिए, 6 किलोमीटर के लिए पॉपुलेशन 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख करोड़, बट सिंस ये 2 से तो ज्यादा है बट 6 से कम है, मोर देन 2 बट लेस देन 6, तो 6 से जो लेस होगा उसका पॉपुलेशन कितना होना चाहिए फॉर अर्बन एग्रीकल्चर इन 1 के, और ये कितना है, ये 90,000, दैट मीन्स ये क्या बनेगा, ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, क्योंकि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड के लिए इफ यू आर डिसाइडिंग आपका लैंड है जो 2 किलोमीटर एरिया से ज्यादा है और 6 से कम हो गया, तो 2 किलोमीटर एरिया से ज्यादा होने का क्या पॉपुलेशन होना चाहिए, 1 लाख, यहाँ पॉपुलेशन 10 लाख है, तो ए इज करेक्ट, इट्स अ रूरल एग्रीकल्चर लैंड बिकॉज डिस्टेंस इज मोर देन 2 बट लेस देन 6 और इक्वल टू 6, रिक्वायर्ड पॉपुलेशन 1 लाख, से पॉपुलेशन 90,000। देखो थर्ड बाई सिक्योरिटीज हेल्ड बाई एफपीआई, ये एमसीक्यू एग्जाम पे आया था, ट्रेडेड एंड स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस आर, तो वो क्या होगा, कैपिटल एसेट इनकम टैक्सेबल एज कैपिटल गेन इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैनर हेल्ड, ये बी इज द राइट, क्योंकि एफपीआई कोई भी सिक्योरिटीज हेल्ड करता है वेदर स्टॉक इन ट्रेड और वेदर ये अपना इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ऑलवेज कैपिटल एसेट्स है, ठीक है। तो अपने क्या कर रहे थे, तो यहाँ ज्वेलरी को डिफाइन किया गया है, तो ज्वेलरी क्या है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम और एलॉय, कोई भी विथ और विदाउट प्रीशियस स्टोन्स, कोई भी सिल्वर गोल्ड को मिला के कुछ एलॉय बना दिया तो भी वो ज्वेलरी है। प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स अगर आप फर्नीचर में लगा देते, अपने बर्तन में लगा देते, यूटेंसिल्स में लगा देते हो, और या कोई भी वेयरिंग अपैरल अपना जैकेट में लगा दिए, तो वो भी क्या बनेगा, वो जैकेट ऑल्सो बिकम ए ज्वेलरी। फर्नीचर में भी अगर आप लगा देंगे तो फर्नीचर भी आपका वो ज्वेलरी के डिफिनेशन में आ जाएगा। वी आर, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये एक्ट बोल रहा है, वी हैव अपने कर चुके हैं एक बार। पेंटिंग अगर आ जाए, पेंटिंग हेल्ड बाय पर्सन फॉर पर्सनल यूज, पेंटिंग स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम पर्सनल इफेक्ट्स एंड हेंस आर कैपिटल। ये देखो ये अच्छा है, मिस्टर रवि स्कल्पटर हैज द फॉलोइंग एसेट्स। अब एक स्कल्पटर का क्ले एंड ब्रॉन्ज है, वो यूज कर रहा है अपना स्कल्पचर बनाने के लिए, तो क्या ये क्या हो जाएगा, ये रॉ मटेरियल है उसके लिए और वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये क्या, ये कैपिटल एसेट्स नहीं बनेगा। गोल्ड नेकलेस तो पता ही है ज्वेलरी है, और एग्रीकल्चर लैंड 3 किलोमीटर फ्रॉम सिटी, तो 2 से ज्यादा है, तो पॉपुलेशन 1 लाख होना चाहिए, 80,000 है नहीं होगा। और ये स्कल्पचर सेट केप्ट फॉर पर्सनल डिस्प्ले, अगर मैंने अपना बेडरूम में एक मूर्ति बना के रख लिया तो क्या कैपिटल एसेट्स है, हाँ यस, वो एक बार देख लेते हैं, नॉट कैपिटल एसेट्स, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट्स नहीं है एक्सेप्ट एफपीआई एंड एफआई। गोल्ड नेकलेस कैपिटल एसेट है, एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स नहीं बनेगा क्योंकि अर्बन, ये रूरल बन जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन इज लेस देन 1 लाख। ओके, सो अभी अपने क्या किया, फर्स्ट अपने ने किया, पहला सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 45 ये बोल रहा है कि कोई भी इनकम कैपिटल गेन हेड में चार्ज होने के लिए 3 चीज चाहिए, कैपिटल एसेट्स, टाइम प्रीवियस ईयर एंड देन ट्रांसफर। व्हाट वी हैव डन, अभी अपने ने फर्स्ट में क्या किया, कैपिटल एसेट्स, कौन सी कैपिटल एसेट्स बनेगी उसका डिस्कशन हुआ, देन अब अपने करेंगे ट्रांसफर, ये है पीरियड ऑफ होल्डिंग, पहले ट्रांसफर करते हैं।
कैपिटल गेन देन ये देखो। तो अपने किए कैपिटल एसेट्स के 3 पिलर्स हैं। अपने ने किया ये सॉरी कैपिटल गेन के 3 पिलर्स है, कैपिटल एसेट्स, ट्रांसफर एंड प्रीवियस ईयर टाइम। तो वी हैव डन कैपिटल एसेट्स, देन वी विल डू ट्रांसफर। ट्रांसफर किसको बोलते हैं? ट्रांसफर भी सेक्शन 247 में डिफाइन किया गया है। नॉर्मल ट्रांसफर में सेल, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट ऑफ द एसेट्स। जब अपने स्टॉक एक्सचेंज में सेल करते हैं शेयर्स को, तो वो एक सेल हो गया, नॉर्मल जो सेल एक्सचेंज हो गया। देन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स, कोई राइट्स को अपने एक्सटिंग्विशमेंट के जरिए आग को बुझाना, तो अपने राइट को बुझाना। तो जब शेयर कैपिटल का रिडक्शन होता है, वो भी एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट होता है। वो एग्जाम्पल है। कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ मीन्स जब कोई गवर्नमेंट हाईवे बनता है, लाइक बुलेट ट्रेन बन रहा है, जब कोई लैंड एक्वायर कर लेती है कोई एक्ट के तहत, तो वो कंपल्सरी एक्विजिशन में आता है। वो भी एक टाइप का ट्रांसफर है। एंड देन नॉर्मल ट्रांसफर तो ट्रांसफर होता है। अब ऐसा है ट्रांसफर जो लगता नहीं ट्रांसफर, बट एक्ट इसको ट्रांसफर मान रहा है। मीन्स अगर अपने कोई कैपिटल एसेट्स है, सर एक बिल्डर बिल्डिंग कोई बिल्डर नहीं सर, नॉर्मली कोई इंसान है जिसके पास कैपिटल है और वो सोचेगा चलो बिल्डर का काम करते हैं, उसका जो पुराना कैपिटल एसेट्स था, अगर वो उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो जैसे है ना, इन्वेस्टर बिकम्स डीलर, वो कन्वर्ट कर देता है शेयर्स को ट्रेडिंग स्टॉक में। या शेयर्स का बात है, और जो मैं एग्जांपल दे रही थी वो लैंड का था, कि अगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास लैंड है और मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया कि चलो मैं अभी से कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाऊंगी, तो जो अगर मेरा लैंड है, मैंने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करती हूँ या बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, तो वो उसको भी कन्वर्जन माना जाएगा। इन केस वो ट्रांसफर नहीं है, बट एक्ट के हिसाब से इसको ट्रांसफर माना जाएगा। एंड देखो इस सिक्योरिटी है या कोई स्टॉक है, उसका मैच्योरिटी या रिडम्पशन होता है, बॉन्ड्स का रिडम्पशन होता है, उसको भी ट्रांसफर माना जाता है। एग्जाम्पल है जीरो कूपन बॉन्ड जो रिडीम्ड होते हैं मैच्योरिटी में, वो भी एक ट्रांसफर है। फिर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आया था, ये May 26 के एग्जाम्पल में था, एग्जाम पेपर में था कि आपका पार्ट परफॉर्मेंस हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का। लाइक 50 लाख का प्रॉपर्टी है, आपने उसको 5 लाख जब अपने एडवांस दे देते हैं, और बायर क्या करता है, थोड़ा सा पेमेंट में अपने को पोजीशन दे दिया, अपना फ्लैट का पोजीशन दे दिया, डीड रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इवन दो डीड इज नॉट रजिस्टर्ड, बट अपने अगर वो उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, उसको पोजेस कर लेते हैं, तो वो भी ट्रांसफर माना जाता है। ओके, इवन डीड रजिस्टर्ड ना हो। और ट्रांजेक्शन इनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हाट डज इट मीन? मीन्स कई इनका इसका एग्जांपल है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, वो क्या करती है, एक सेल सर्टिफिकेट इशू करती है। तो अगर उनका मानो रजिस्टर्ड डीड नहीं हुआ है, बट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदती हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी मेरे को दे देती है और मैं वहां जाके शिफ्ट हो जाती हूँ, तो इवन दो डीड रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। तो ट्रांसफर के 6 इंसिडेंट है: सेल, एक्सचेंजिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ द एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट, कंपल्सरी एक्विजिशन, मेरे साथ साथ बोलिए, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शन इनेबलिंग एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सेक्शन 247 ट्रांसफर को डिफाइन करता है, जिसमें 7 एग्जांपल्स है। तो ट्रांसफर का यहाँ क्या मतलब है? एक्चुअल डीड रजिस्टर्ड होना नहीं, जब आप उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट्स को एंजॉय करने लगते हैं, वही ट्रांसफर। ठीक है, इकोनॉमिक ओनरशिप का टेस्ट यहाँ पे होता है। ये वही है कि इन्वेस्टर ट्रांसफर कर रहा है, एन इन्वेस्टर हु होल्ड्स शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या करना चाहिए, ये सब तो नॉर्मल एग्जाम्पल। हाँ, अभी अपने किया ट्रांसफर, अभी अपने फर्स्ट पे आ गए कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर। अब ये बोलता है कि जिस ईयर में अपना ट्रांसफर होता है ना, उसी ईयर में चार्जेबिलिटी है। ये सेक्शन 45 बोलता है कि अपना जिस ईयर में ट्रांसफर होता है, अपना कैपिटल गेन उसी ईयर में लगता है। ट्रांसफर के इंसिडेंट्स अपने 7 देख के आए हैं। तो बट देयर आर 3 एक्सेप्शन, कि इवन दो आपका ट्रांसफर हुआ है कोई दूसरे ईयर में, बट ये जो टैक्सेबिलिटी है, चार्जेबिलिटी, वो दूसरे ईयर में। मीन्स समझो आज मेरा प्रॉपर्टी का लास्ट ईयर मीन्स 25-26 में मेरा कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है, तो चार्जेबिलिटी इस ईयर में है। बट 3 इंसिडेंट ऐसे हैं जहां ट्रांसफर जब होता है वहां टैक्स नहीं लगता, कोई दूसरे ईयर में लगता है। तो इसका इसका भी एक एमसीक्यू था, मैं भी बताऊंगी, आप लोग ध्यान देके सुनिए। इसीलिए इंस्टीट्यूट क्या करता है, अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है और छोटे छोटे चीजों को टेस्ट करता है। अगर मैं जो रिवीजन में नहीं बता रही हूँ, अगर वो आया है तो वो नहीं है।
इस रिवीजन में ये कॉम्प्रिहेंसिवली रिवीजन है, जिसमें मई 26, जनवरी 26 आरटीपी हर चीज़ इंक्लूडेड है। मैंने सब चीज़ को इंक्लूड किया है यहाँ पे। तो 45 का एक्सेप्शन में आते हैं, कैपिटल गेन इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो रिलेवेंट डेट क्या होता है? या एक्चुअल डेट ऑफ ट्रांसफर होता है, नॉट डेट ऑफ एग्रीमेंट जो आपने करके आए। ये इसका 3 एक्सेप्शन। पहला 45 वन ये बोलता है, जो अपने को इंश्योरेंस रिसिप्ट मिलता है ना, जब अपना कोई एसेट, व्हेन एसेट रिसीव्ड अंडर इंश्योरेंस ड्यू टू, ये ध्यान रखिए, फ्लड, टाइफून, कोई ह्यूरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, राइट, कोई दंगा हो गया, एक्सीडेंटल फायर, एक्सप्लोजन, या इन एनी एक्शन इंडिया पाकिस्तान का कोई वॉर हो गया। तो इन सब के केसेस में देखिए, दीज केसेस आर डिफाइंड, दीज केसेस आर डिफाइंड। अगर यहाँ बोले चोरी हो गया, तो चोरी है क्या यहाँ पे? थेफ्ट है? नहीं है। दैट मीन्स ये आया है May 26, दिस क्वेश्चन हैज कम इनटू May 26 कि ना चेन, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड का चेन सोल्ड हो गया, गोल्ड का चेन चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, और इंश्योरेंस मिला है, कब टैक्सेबल होगा? ठीक है। तो ये 40 इंश्योरेंस, जब 45(1)(a) का इंश्योरेंस रिसिप्ट के लिए ये केसेस होना चाहिए, फ्लड, टाइफून, ह्यूरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, राइट, सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर, एक्सप्लोजन और एनिमी एक्शन। इन केसेस के अलावा कुछ और होता है और उस पे इंश्योरेंस मिलता है, तो वो यहाँ चार्जेबल नहीं होगा। तो कब ये टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ मनी एसेट। जिस समय अपने को इंश्योरेंस मनी मिलता है, उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा। ठीक है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे क्या होगा? एफएमपी ऑफ एसेट्स रिसीव्ड और, तो 45 सेक्शन 45 का एक्सेप्शन है कि जिस ईयर में ट्रांसफर होता है उस ईयर में कैपिटल गेन लगता है। बट देयर आर 3 एक्सेप्शन, जब इंश्योरेंस रिसीट्स मिलता है ड्यू टू फ्लड, टाइफून, ह्यूरिकेन, साइक्लोन और इन एनी एक्शन इन केस ऑफ राइट, सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर, एक्सप्लोजन, इनके केस में ये तब टैक्सेबल होता है जिस ईयर में रिसीट मिलता है। और इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी पैसे की जगह एसेट दे देती है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स रिसीव्ड और मनी रिसीव, वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनता है, और कॉस्ट जो रहता है वो कर लेते हैं, कॉस्ट अपना दिया हुआ रहता है वैसे निकाल लेते हैं। सेकेंड है कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये मेरे को लग रहा है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस बार एग्जाम में आना चाहिए, ये एग्जाम में आना चाहिए नवंबर, ये सितंबर 26 में। क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि वो मैं एक सम देख रही थी, जस्ट सर्चिंग फॉर द सम, पहले ये कराते हैं फिर बताती हूँ। कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जब कैपिटल गेन जिस जिस ईयर में कन्वर्ट होता है, उस ईयर में जब कैपिटल एसेट्स स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होता है, उस ईयर में कैपिटल गेन नहीं चार्जेबल होता है। ट्रांसफर उस ईयर में होता है, बट कैपिटल गेन तब लगता है जब टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द स्टॉक इज सोल्ड। जब स्टॉक सोल्ड होता है उस ईयर में कैपिटल गेन लगता है, ना कि ईयर ऑफ कन्वर्जन में। तो यहाँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है? एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, मीन जिस ईयर में जिस डेट में कन्वर्जन होता है, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनता है, और कॉस्ट को तो अपने कॉस्ट के जैसे निकाल लेते हैं। और 2 तरह का इनकम आता है, इसको एक बार बताती हूँ। ये सम, अपने ये सम को करेंगे। देखो क्या होता है इसमें, स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 45(2) क्या बोलता है, सबसेक्शन, कि कन्वर्जन जब अपने करते हैं उस समय टैक्स नहीं लगता है, बट जब उस स्टॉक एंड ट्रेड को सेल करते हैं उस समय कैपिटल गेन लगता है। तो यहाँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, एंड देन बिजनेस इनकम होता है सेल प्राइस माइनस जो आपका सेल जिस पे आप कर रहे हो, माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, और ये टैक्सेबल होता है इन ईयर ऑफ सेल। ठीक है। तो जब कन्वर्जन ऑफ स्टॉक, यहाँ 2 तरीके से वी आर डूइंग दैट सम। तो नेक्स्ट, तो सेक्शन 45 कैपिटल गेन ये बोलता है कि आपका कैपिटल गेन तब लगेगा, चार्जिंग सेक्शन, जिस ईयर में ट्रांसफर हो। इसके 3 एक्सेप्शन है। पहला आपने किया इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस मनी मिलता है फॉर ये जब एसेट डिस्ट्रॉय होता है तब। सेकंड है जब आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, जब अपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो, तो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन उस ईयर में होता है इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड, नॉट ईयर ऑफ कन्वर्जन। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जब अपने कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं, वेन एवर वी कन्वर्ट आवर कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तब उस ईयर में टैक्स लगता है जिस ईयर में वो स्टॉक इन ट्रेड सेल हुआ, ना कि इस ईयर में कन्वर्जन में। तो जिस ईयर ट्रांसफर होता है उस ईयर कैपिटल गेन नहीं लगता है, कैपिटल गेन जिस ईयर वो स्टॉक सोल्ड होता है उसमें लगता है। ठीक है। और
रुकिए मैं बताती हूँ। इसमें 2 तरह की इनकम आती है, एक कैपिटल गेन, दूसरा बिज़नेस इनकम। कैपिटल गेन लग जाता है ट्रांसफ़र उस समय होता है जब कैपिटल एसेट्स कन्वर्ट होती है स्टॉक इन ट्रेड में, और बिज़नेस गेन तब लगता है जब वो स्टॉक सेल होता है। तो यहाँ 2 चीज़ है, चलिए मैं एक बार बता देती हूँ। ये कैपिटल एसेट्स है बाई बाय इस ईयर में समझो 23-24 में आपका 15th अगस्त को 23 को स्टॉक कन्वर्ट हुआ है। पतला करते हैं, कन्वर्ट हुआ है, ठीक है? और समझिए 25 28 सितंबर को 28 सितंबर 25 को स्टॉक सेल हुआ है, ठीक है? 23 एंड 25 यहाँ कन्वर्जन हुआ है स्टॉक कैपिटल एसेट्स का स्टॉक इन ट्रेड में। तो ट्रांसफर यही हो गया। 15th अगस्त 23 को ही ट्रांसफर हुआ है, बट इसका कैपिटल गेन टैक्सेबल कब होगा? जिस ईयर ऑफ सेल, ठीक है? तो यहाँ 2 तरह की इनकम है। ये इनकम है कैपिटल गेन का इनकम, कैपिटल गेन, और ये बिज़नेस इनकम, ठीक है? ये मेरे को लग रहा है ना, इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म सितंबर 26। वेट, थोड़ा पतला करते हैं। यहाँ ये आपको ध्यान पे रखना है, एक ये कैपिटल एसेट्स परचेज हुआ है। ये कैपिटल एसेट्स परचेज हुआ है, चार्ज कम, वेट, कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स अपना कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन है, ट्रांसफर उसी समय हो गया। ये है अपना टाइमलाइन, यहाँ ट्रांसफर है, तो ये जो इनकम है ये बिजनेस इनकम बनेगा और ये कैपिटल गेन बनेगा, ओके? ये कैपिटल गेन बनेगा यहाँ पे, और ये बिजनेस इनकम, ये ट्रांसफर है। तो एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ये यहाँ का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यहाँ एक एफएमवी दिया हुआ रहेगा सब। एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन, ये फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर, ये यहाँ कुछ परचेज किया होगा, कॉस्ट लगा होगा, ये इसका कॉस्ट है। डिपेंड्स अपॉन द इंडेक्सेशन, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे कैपिटल गेन कन्वर्ट कैलकुलेट होगा, और ये बिजनेस इनकम, तो ये बिजनेस इनकम बनेगा और ये कैपिटल गेन बनेगा, ओके? ये ध्यान रखना है, इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टर्म। हाँ, अगेन मैं रिपीट करूंगी, क्या हुआ है? वी आर स्टडिंग द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 45 कि ट्रांसफर अपना कैपिटल गेन उस ईयर में नहीं लगेगा जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ है, रादर देन कैपिटल गेन अपना तब लगेगा जो ट्रांसफर होके कन्वर्ट अपना कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर हुआ, कन्वर्ट हुआ, जब वो स्टॉक इन ट्रेड सेल हो रहा है। सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जब सेल होगा तब अपना कैपिटल गेन लगेगा। देयर विल बी टू इनकम, वन इज कैपिटल गेन एंड सेकेंड वन इज बिजनेस इनकम। जब कन्वर्जन के समय, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, कन्वर्जन के समय एक फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कैपिटल गेन, और वो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो उसका जाके कॉस्ट बन जाएगा बिजनेस इनकम। सेल प्राइस, वो जो एफ सेल प्राइस
फुल स्टॉक का सेल होगा, उसका सेल प्राइस आएगा। सेल प्राइस माइनस एफएम ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन इक्वल टू बिजनेस इनकम और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर एफएमवी ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन। एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सम है इससे रिलेटेड। वी आर नॉट डूइंग ओनली रिवीजन बाय थियरी, अपने साथ साथ में सम भी करते जाएंगे। ओके, इसका एक प्रीति का सम है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एक नया अमेंडमेंट है जो ट्रांसफर को इंडेक्सेशन में आ गया है, लास्ट ईयर से आ गया है, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस ईयर और लास्ट ईयर का अमेंडमेंट्स आईसीआई पूछता है। इस नोट में मैंने सब कॉम्प्रहेंसिव कंपैरिजन टेबल भी बना रखा है ताकि आप लोग एक बार एलडीआर कर दो। और जो एग्जाम जो कॉमन मिस्टेक है दैट आई हैव आल्सो मेड कि वो आपको हेल्प करे कि आप लोग कहाँ गलती करते हो। टेबल भी बनाया है फॉर क्विक रेफरेंस एंड रिवीजन। प्रीति, प्रीति, वेर इज प्रीति? हम्म, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स में दीजिएगा, मैं या मैं हमारे टेलीग्राम के चैनल पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सब मिलेगा। टेलीग्राम के चैनल यू कैन जॉइन अस आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको मिलेगा। स्लम सेल आ गया है मई 26 में। स्लम सेल इंस्टीट्यूट का आईसीआई का फेवरेट टॉपिक है स्लम सेल। हर हर टर्म्स के बाद एक दो टर्म के बाद स्लम सेल रहता ही रहता है। इट्स वेरी इजी बट आता है हर समय। चलो लेट्स कम टू प्रीति सम। ये सम इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये थिंक कि ये कन्वर्जन ही पुराना ही सम है, बट सिंस अभी आपको पता होगा इंडेक्सेशन खत्म हो चुका है। जो भी ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 के बाद हो रहे हैं उनको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। दे आर ओनली 4 एक्सेप्शन वो है उसमें, जहाँ सेक्शन 112 आ रहा है, बट अदरवाइज इंडेक्सेशन खत्म हो गया है। ओके, इंडेक्सेशन खत्म हो चुका है। अब इस सब में क्या होगा ना, ये जो भी तीनों हैं, जो भी एक्सेप्शन है ट्रांसफर वाले, यहाँ क्या होता है कि ट्रांसफर आपका पहले होता है कैपिटल गेन सेल के समय या कंपनसेशन में रिसीव के समय, और फर्स्ट वाले केस में इंश्योरेंस रिसिप्ट जो आपको रिसीव्ड होता है। ठीक है, 3 केसेस है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर आपका पहले हो रहा है, तो जिस सिंस वो जो अपना सेक्शन नया है जो इंडेक्सेशन खत्म कर रहा है, वो ये बोल रहा है अगर आप 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आपका ट्रांसफर होता है तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। बट इन सब सम में आईसीआई क्या करेगा, आपका ट्रांसफर 24 के पहले रखेगा। वो ट्रां वो जो ये जो सम है, जैसे इस सम को अपने देखेंगे, इसमें ये ट्रांसफर 2 सम है इससे रिलेटेड 13 में, बट 13 इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांसफर 24 के बाद है, तो 24 के बाद इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। 24 जो ट्रांसफर 23 जुलाई 24 के बाद होगा, उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। अब जैसे देखो इसमें जो ट्रांसफर मीन्स कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड वो रहेगा अगर 24 के पहले। तो जब अपने यहाँ कैपिटल गेन निकालेंगे, ये जो ट्रांसफर का समय कन्वर्जन का, तो यहाँ कैपिटल गेन निकालेंगे तो कॉस्ट में वो इंडेक्सेशन वैल्यू ले सकता है। एसएससी कैन टेक द इंडेक्सेशन वैल्यू बिकॉज ट्रांसफर टेक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 24। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज एक छोटा सा नोटबुक होता है वो बनाइए एलडीआर में, और राइट डाउन द डेट्स ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में अजीब अजीब सी डेट है, 23 जुलाई 24, एंड देन एक है जो 112 के समय टैक्सेशन में लगता है शेयर स्टॉक्स के समय, शेयर्स के में कि 30 जनवरी 2018। तो वो सारी डेट्स आप और 23 जुलाई 24, देखिए अपने को क्या फर्स्ट 31 मार्च 1 अप्रैल डेट याद रह जाती है, मिड टर्म है जुलाई, वो भी 23, और वो है 30 जनवरी 2018, और 1/4/2001 का डेट अपने को याद रहता है, बट ये थोड़ी उटपटांग डेट्स है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक छोटा सा नोटबुक बनाए, उसमें डेट्स ऑफ कैपिटल गेन जो आप एलडीआर के समय रखिए, अदरवाइज एग्जाम के समय और रिवीजन ऑलरेडी टेक्स्ट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। 50 मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से इंटर में और इवन फाइनल में डीटी के जितना बड़ा सिलेबस है नहीं।
तो डीटी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, स्पेशली फॉर कैपिटल गेन एंड ये आपका टीडीएस रेट्स। इनके लिए एक छोटा नोटबुक बनाइए जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और जिसमें आप गलती कर रहे हो, जो कॉमन मिस्टेक और आप जो बार-बार गलती कर रहे हो, उसको भी नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए लेट्स बैक टू दिस क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? प्रीति कर रही है लैंड कॉस्ट है इसमें, ये अच्छा सम है, वेरी गुड सम। 82-83 में सेम एसेट्स को हेल्ड कर रही है 31 मार्च 23। तो कन्वर्जन कब हो रहा है? 1 अप्रैल 23। ओके, 1 अप्रैल 23 में हो रहा है कन्वर्जन। तो ये बिफोर 23 जुलाई 24 है, ये ध्यान पे रखना है। मैं एग्जाम के समय आपको क्लिक कर जाना चाहिए 24 के पहले तो इंडेक्सेशन डाल दो, 24 के बाद हुआ तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन तो मिलेगा ही नहीं अगर नॉर्मल सम आता है, बट सिंस ये समय ट्रांसफर हो जाएगा, नॉर्मल समय क्या होगा कि प्रीवियस ईयर में सेल होगा तब अपना कैपिटल गेन लगेगा। बट इन 3 केसेस ही सिर्फ ऐसे हैं जब ट्रांसफर पहले होगा, कैपिटल गेन बाद में होगा। तो इन 3 केसेस में देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ट्रांसफर टुक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024। तो इन केसेस में आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा। और समहाउ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आईसीआई आपसे पूछने वाला है इन तीनों में, आइदर इन एमसीक्यू और या ये सम 6 और 8 मार्क्स का आ सकता है। कन्वर्जन ये भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 1/4/23 में कन्वर्जन हुआ और सेल हो रहा है एफएमवी ऑफ लैंड। अच्छा, इसमें कई सारी चीज़ है, एफएमवी ऑफ लैंड है 1/4/2001। ये तो 9.3 लैक्स है, नहीं 9.3 लैक्स यहाँ है। कन्वर्जन का रेट भी होगा व्हेन द फेयर 150 लाख। ठीक है, ऐसी कंस्ट्रक्टेड 20 फ्लैट्स 20, ये याद रखना, वो नंबर याद रखना 20 फ्लैट्स। ओके, सेल कितना, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है 8। 15 फ्लैट्स का सोल्ड हो रहा है, 20 में से 15, यानी 75% वो सोल्ड कर रही है। 25 है, 20 है और 15 सोल्ड कर रही है ना। हाँ, 75%। ओके, तो यहाँ ट्रांसफर हुआ है 1/4/23। एफएमवी ऑफ लैंड एज ऑन 2001 इज 9.3 लैक्स। 9.3 लैक्स, इसका वैल्यू कितना है 10 लैक्स। तो अब क्या है, देखिए यू हैव द ऑप्शन, इसमें 3-4 चीज, इसमें बहुत सारी चीजें टेस्ट हुई। एक 1/4/2001 वैल्यू वाला और ये वाला 10 और 9.3, 10 और 9.3। आपने हमेशा हमेशा एसएससी का बेनिफिट का सोचिए, व्हेनेवर इन जब भी आप टैक्स का पेपर सॉल्व करते हो या डायरेक्ट टैक्स करते हो, ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसएससी। एसएससी से जिसका टैक्स कम होगा अपने वही ऑप्शन लेंगे। इसमें तो ये तो क्लियरली लॉ यहाँ पे बोलता है, अदरवाइज कहीं सम साइलेंट हो तो ऑलवेज टेक एजम्पशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसएससी। ठीक है, योर क्लाइंट। तो अब यहाँ क्या 9.3 और 10 लाख है, तो अपनी हायर वैल्यू लेंगे, हायर वैल्यू लेंगे, कॉस्ट ज्यादा लेंगे तो कैपिटल गेन कम आएगा। बट इसमें भी एक चीज ध्यान रखने का है कि इसमें इसका जो 2001 का ना 100 लेना, ये मत ले लेना, 82-83 का तो दिया हुआ ही नहीं है। बट ऑलवेज इस तरह का सम आए तो 2001 का वैल्यू अपने नहीं ले रहे हैं, अपने ले रहे हैं वैल्यू 82-83 का। अपने एग्जाम के समय में एज ए सीए स्टूडेंट वी टेंड टू ओवरथिंक, अपने बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो ऑलवेज अपने ज्यादा सोचने लगते हैं। तो ये मत ले लेना कि 82-83 का तो नहीं, मैं क्या करूं, 2001 के पहले का कुछ भी हो, वैल्यू इज ऑन यू कि आप हाई लो, बट जो आपका इंडेक्सेशन में आता है वो 100 ही आएगा, बिलो पे 100 ही आएगा। तो वो तो अपने को याद रहता है और इस करंट ईयर का याद रखने का ज़रूरत है। कोई मेरे से पूछे कि इसका वैल्यू याद रखने का ज़रूरत है, इंडेक्स वैल्यू, नहीं, देयर इज़ नो नीड। बस 2001 का 100 पता होना चाहिए और करंट ईयर का पता होना चाहिए बस। ठीक है, बैक टू द सम। तो यहाँ आपने 10 लाख लेंगे, 9.3 और 10 लाख में जो हायर है वो कॉस्ट में ले लिया जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार रफ कराती हूँ फिर फुल पे सम पे जाते हैं। ये इसका कॉस्ट आ गया हाई में, सेल वैल्यू है कहाँ गया, एफएमवी दिया हुआ है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड वाज 150 लाख। ये 150 लाख क्या बनेगा, फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू क्या बनेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। 150 लाख इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये कॉस्ट हो गई, यहाँ से कैपिटल गेन निकलेगा एंड देन सेल से ये निकलेगा। सेल वैल्यू कहाँ है, 15 इंटू 20, ये सेल प्राइस होगा। सम का सोल्यूशन देखेंगे, बस मैं एक बार पहले मैं जा रही हूँ अपने कॉम्प्रीहेंड करे सम को,
कॉम्प्रीहेंड करे सम को कि कैसे आएगा, 2 पार्ट आएगा, ये इसका सेल्स वैल्यू 15 into 20 और कॉस्ट को 75% पे निकालें। चलिए, लेट्स गो टू द सॉल्यूशन। ये सिंस मैं जब 75% सेल हुआ है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 1 करोड़ 150 लाख, ट्रांसफर एक्सपेंसेस नहीं है, नेट कंसिडरेशन 1.5, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे 9.3 नहीं लेंगे, 10 लाख लेंगे, हायर वाला लेंगे। 348 करंट ये 348 ये कब का आएगा, जब ट्रांसफर हुआ, इसमें दिया हुआ होगा इस समय 23-24। ठीक है, यहाँ भी बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। ट्रांसफर का इंडेक्सेशन आएगा हमेशा, ऑलवेज टेक द इंडेक्सेशन ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर का इंडेक्सेशन लेंगे 348/100, 348 34,80,000, टोटल कैपिटल गेन आ गया 1.15। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि कैपिटल गेन यहाँ कैसे लगेगा, जितना सेल हुआ है, तो सेल फुल जो लैंड का था उसमें 20 फ्लैट बने, बट सेल कितना का हुआ है, 15 फ्लैट्स का, तो दैट इज 75%, तो कैपिटल गेन भी 75% लगेगा। ठीक है, और एक इसमें एक एग्जम्पशन भी 54 ईसीएफ में नहीं किए, बॉन्ड्स का है, वो आप 58 बॉन्ड्स है। नेक्स्ट लाइन में था इतना, द रिमेनिंग 5 फ्लैट्स वेर सोल्ड इन स्टॉक, स्टॉक पे रह गया, 20 बिल्डिंग बना, 15 सेल हुआ, 5 स्टॉक है, तो जितना सेल होगा उतना आपने कैपिटल गेन, प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो 20 का 75% लिया और 50 लाख बॉन्ड्स है, ये 54 ईसी में एग्जेम्पशन आ गया, 6 मंथ्स के अंदर अंदर किया है कि नहीं, हाँ, ऑन 31 मार्च 2026 में कर दिया इन्वेस्टेड, तो ये आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा 54 का, 54 ईसी का। ठीक है, हो गया, ये सब हो गया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन। अब यहाँ पे आ जाइए, बिजनेस इनकम सेल कंसिडरेशन 15 into 20 लाख का 3 करोड़, कन्वर्जन का जो फेयर मार्केट वैल्यू था वो ऑफलाइन कन्वर्जन, वो इसका कॉस्ट बनेगा, यहाँ पे कॉस्ट है, वहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनता है कैपिटल गेन में, ये ध्यान रखना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 150 लाख का, अपने अगेन 75% ले लेंगे 1125, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर कंस्ट्रक्शन 8 लाख है और 50 नंबर ऑफ शेयर है, तो बिजनेस इनकम चार्जेबल टू टैक्स 6750। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसको एक इम्पॉर्टेंट पे रखो, एलडीआर पे, विच इज वेरी गुड सम, एक बार अपने आप भी करो। ये जो कॉमन मैंने इस बार नोट्स में बनाया कि कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगर सबका किया हुआ तो बस एग्जाम के समय एक बार ये देखें कि ये गलती नहीं करनी है ना, ये जो मैं बोले, ऑलवेज कंपेयर बिफोर चूजिंग, इंडेक्सेशन हमेशा applied on the chosen cost year, not an FMB, 54 EC, invested within 60 months, हो गया है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया है, किसी सम को पूरा कराने चाहिए तो होगा नहीं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड है, थर्ड है कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। इसमें भी क्या होता है, जब गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है, सड़क बनती है, बुलेट ट्रेन बन रहा है, बहुत सारी चीज, तो गवर्नमेंट क्या है, फार्मर की, और जहाँ ट्रेन का जो रास्ता था वहां से लैंड एक्वायर कर लेती है, उनको कंपल्सरी एक्विजिशन मिलता है। तो देखो, ट्रांसफर तो तभी होगा जब गवर्नमेंट, क्योंकि ट्रांसफर क्या बोला गया है कि ट्रांसफर, इफेक्टिव ट्रांसफर, जब ले ली गवर्नमेंट लैंड, ले ली तो ट्रांसफर हो गया। बट आपको जब कंपल टैक्सेबिलिटी यहाँ पे कब होगी, जब आपको कंपनसेशन मिलेगा। सो ट्रांसफर वही याद रखना है, 23 जुलाई 24 पे ध्यान रखना है, इस पे कुछ ना कुछ आएगा। मेरा मन बोल रहा है, आई डोंट नो अभी तो, छोड़ो। हम्म, कहाँ कर रहे थे, वेयर वी आर डूइंग, कंपल्सरी एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी क्या होता है, इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कंपनसेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने को कंपनसेशन में, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनसेशन, फिर जाते हैं कोर्ट केसेस में आते हैं, तो गवर्नमेंट को लगता है कि ठीक है भाई, कोर्ट को लगता है कि कंपनसेशन 30 लाख होना चाहिए,
ठीक है? तो आपको 20 मिला है। तो ये एनहांस कंपनसेशन में क्या होता है, ये भी जब मिलेगा टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट ऑफ एनहांस अमाउंट, और इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है। इसमें क्या होगा, ये जो 20 लाख अपने को मिला है, ये जो 20 लाख मिला है, इसमें जो परचेज प्राइस ऑफ लैंड है, जो भी एसेट्स है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये कैपिटल गेन होता है। बट इनहांस कंपनसेशन में 3810 में इसमें कॉस्ट ऑफ वैल्यू हमेशा नील होता है। ठीक है? और जैसे कभी इंटरिम ऑर्डर आता है, कोर्ट और फाइनल ऑर्डर आता है, तो इसमें कि भाई आज डिस्ट्रिक्ट जज पास किया, फिर कोई अपील में चला गया, गवर्नमेंट अपील में चली गई है, तो वो एक इंटरिम ऑर्डर होता है, एक फाइनल ऑर्डर होता है। तो यहाँ इनकम तब माना जाएगा जब आपको फाइनल ऑर्डर मिले। डीम्ड इनकम इन विच द फाइनल ऑर्डर इज मेड, और अगर ट्रांसफरर का डेथ हो गया तो जिसको मिलता उसके हाथ में टैक्सेबल। ठीक है, ये तो अपने कर चुके हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट सेंस है, ये एक्सप्लेनेशन 3। यहाँ भी क्या, कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड जून फॉर 60,000 कन्वर्ट किया, तो नो इंडेक्सेशन। देखो यहाँ क्या हुआ है कि कन्वर्जन कब हुआ है, March 10, 2025। तो यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि इंडेक्सेशन खत्म हो गया है। नो इंडेक्सेशन इज कन्वर्टेड आफ्टर 23 जुलाई 2020। ये अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 13, गुड एमसीक्यू, कि कार इज ए पर्सनल एसेट ऑफ मिस्टर एक्स। अब एक कार है, कार में क्या होगा, कार पर्सनल एसेट है, तो कार है ना, कैपिटल एसेट्स ही नहीं है। तो कार को आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि पर्सनल एसेट्स ही नहीं। अगर कोई अपना कार रखा हुआ इसके पास शौक और उसको डीलरशिप में स्टार्ट कर दिया, तो बट कार इज नॉट ए पर्सनल एसेट्स, सॉरी, कार इज ए पर्सनल एसेट नॉट ए कैपिटल एसेट, तो उसका कन्वर्जन यहाँ पे नहीं आएगा। ये लिख दीजिए। तो अब अपने ने क्या किया, सो आज फर्स्ट डे में अपने ने क्या किया है, फर्स्ट डे वी हैव डन कैपिटल एसेट्स, ट्रांसफर एंड कैपिटल एसेट्स एंड ट्रांसफर जो पिलर्स है, और प्रीवियस ईयर जिसमें ट्रांसफर होता है, कब कब ये 3 केसेस में है, जब कब को कब नहीं माना जाता है। तो अगर आपका ट्रांसफर होता है प्रीवियस ईयर में तो भी टैक्सेबिलिटी नहीं होता, ये 3 केसेस भी अपने कर चुके हैं। अब अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आई होप नेक्स्ट क्लासेस में अपने करेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, एग्जम्पशंस देखते हैं, क्योंकि वी आर डूइंग रिवीजन विद द सम। तो आई होप इट हेल्प्स। और जो भी आपको नोट्स चाहिए उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और कुछ भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज तक, आज इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और कोई भी फीडबैक आप अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय। सेकेंड डे में आते हैं नेक्स्ट कैपिटल गेन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी आज तक के लिए इतना ही करते हैं, और जो कैपिटल गेन्स के बचे हुए टॉपिक है लाइक 54 कब ट्रांसफर, 49 पीरियड ऑफ होल्डिंग इनटेंजिबल एसेट्स, और क्या कॉस्ट होता है और कैसे कंप्यूटेशन करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी सम। ओके, चलो बाय।